So hello students, in today's topic of chapter number 14, sources of energy, I will explain you about wind energy. Wind energy. First of all, let me explain you what is wind. As you all know, wind is moving air. जब भी एयर मूव करेगी उसे हम विंड बोलेंगे. ठीक है, अभी हवा नहीं चल रही है तो दैट इज एयर. लेकिन जैसे ही हवा ने मूव करना शुरू किया, एयर स्टार्ट्स मूविंग, देन इट इज नोन एज विंड. अब यू नो अबाउट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by a moving object. कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एयर मूव कर रही है, यानी अगर विंड है, विंड अगर ब्लो कर रही है तो उसके पास ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी. तो इट मीन्स ब्लोइंग विंड हैव काइनेटिक एनर्जी. यानी कि क्या हुआ कि अगर विंड है वो ब्लो करे तो वो भी क्या है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी. दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूज टू यूटिलाइज एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो विंड की यही जो काइनेटिक एनर्जी है जो वो जो इसके पास होती है, ठीक है, उसी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ नोन एज विंड एनर्जी. तो आप विंड एनर्जी को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं. द एनर्जी द मूविंग ब्लोइंग एयर कंटेन्स या हैव possesses kinetic energy, and when this kinetic energy is converted into electricity, it is known as wind energy, और it is used as wind energy. जब विंड की काइनेटिक एनर्जी को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम विंड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज wind energy. Now the advantages of wind energy are, look, wind energy, hydroelectric energy, solar energy, tidal energy, these all are renewable sources of energy. हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ठीक है, ये सब क्या है, हमारे रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कभी क्या है, ख़त्म नहीं होंगे. जब तक सन है तब तक क्या है, ये सारी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होगी. तो ये भी दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, दैट विंड एनर्जी इज अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट विल नेवर एग्जॉस्टेड. सेकेंड, विंड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट, विंड है, हवा बह रही है तो क्या हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं? नहीं. तो विंड एनर्जी इट इज़ अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट. जो हमें विंड मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. थर्ड वन, रेन्यूएबल सोर्सेज अधिकतर क्या होते हैं, आपको पहले बताया, दे आर पॉल्यूशन फ्री. पॉल्यूशन फ्री, ये पॉल्यूशन फ्री है, इसको आप बोल सकते हैं इको फ्रेंडली, कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई लॉस नहीं होता, या हार्मलेस. So these three are the advantages of wind energy basically, and these almost जितने भी हैं हमारे sources of renewable sources of energy, इन सब में क्या होता है, आप सब में ये sources ये advantages लिख सकते हैं. चाहे वो सोलर एनर्जी, अब आगे आएगी, सोलर एनर्जी लिखिए, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखिए, विंड एनर्जी का एडवांटेज लिखिए. तो दीज ऑल आर, these three are the advantages of all kinds of renewable source of energy. So wind, the advantages of wind energy are renewable. It is a renewable source of energy. It will never exhaust. It is available free of cost. And third one, it is pollution free. Renewable source of energy है, free में हमें मिलती है, और क्या है, ये pollution free भी होती है. Now before starting disadvantage of wind energy, first I will explain you how the wind energy is generated. ठीक है, कि कैसे हमारा जो विंड एनर्जी है वो जनरेट होती है. विंड एनर्जी जनरेशन.
देखिए इसमें क्या है, इसके लिए हमारे पास, आपने देखा होगा बचपन में भी पढ़ा होगा, वी हैव विंड मिल्स। These are the blades just like in the fan. यहाँ से wind है, from this part wind energy is coming, wind is coming, wind has kinetic energy. Now जब जो wind की kinetic energy, जैसे फैन है, मान लीजिए आपने बचपन में वो एक टॉय फैन आता है जो आप मेले में भी देखते होंगे, ठीक है, उसमें फूंक मारिए तो क्या है, उसकी वो चारों तरफ से रोटेट करता है उसकी ब्लेड्स। सिमिलरली जब विंड एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी ये क्या है, ये है विंड टर्बाइन, इन ब्लेड्स पे पड़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है विंड की, तो क्या है, ब्लेड मूव करेगी। जब ब्लेड मूव करेगी तो ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे ये जनरेटर, एक छोटा सा जनरेटर है, इस शाफ्ट से जनरेटर अटैच है, तो विंड टर्बाइन मूव कर रही है, तो ये शाफ्ट भी क्या है हमारा, मूव करेगा। जब शाफ्ट मूव करेगा तो क्या है, वो जनरेटर में क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और यही जो जनरेटर है, यही से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसको हम यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये एक छोटा सा विंड मिल का एक्सप्लेनेशन है कि विंड मिल काम कैसे करती है। विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी से क्या है, ये टरबाइन रोटेट हो रही है, टरबाइन रोटेट होने से शाफ्ट रोटेट होगा, शाफ्ट रोटेट होगा तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को क्या है, ड्राइव करेगा, जिसके कारण उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब क्या है, ये जो एक सिंगल विंड मिल होती है या ये जो विंड जनरेटर है, इससे एक छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो कि वैसे अगर हम इंडिविजुअली यूज़ करेंगे तो वो यूजलेस होती है, मतलब उतनी यूजफुल नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, ढेर सारी अ लॉट ऑफ विंड मिल्स हम सेटअप करते हैं, और तब इन सारी इंडिविजुअल विंड मिल्स, यहाँ पे भी कोई दूसरी विंड मिल होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे, तो इन सारे इंडिविजुअल विंड मिल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उन सबको कंबाइन करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वो जो कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी वही हमारी क्या होती है, विंड एनर्जी, या हम उसे विंड एनर्जी कह सकते हैं। तो कंबाइन करके हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं या कहीं आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि विंड मिल का फंक्शन क्या होता है। इंडिविजुअल विंड मिल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है बहुत छोटी होती है, तो इसलिए हमें क्या, ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी की, अब हमें इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करना है उसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए हम अ लॉट ऑफ विंड मिल इस्टेब्लिश करते हैं, उनको सेटअप करते हैं, और फिर उन इंडिविजुअल विंड मिल से जो भी हमें एनर्जी मिलती है उनको कंबाइन करके हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो लार्ज स्केल में हमारा क्या, तब हम कहते हैं कि हमारी विंड एनर्जी जनरेट हो गई है। अब यहीं से देखिए इसका डिसएडवांटेज शुरू होता है। डिसएडवांटेज देखिए, मैंने अभी क्या बोला कि हमें ढेर सारी विंड मिल्स चाहिए। अब देखिए, दिखने में भले ये डायग्राम मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, लेकिन अगर आपने कभी फिल्मों में देखा होगा, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, विंड मिल, एक विंड मिल, मतलब सपोज आपने एक टावर देखे होंगे जो आपके घरों के आसपास रहते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी के टावर हों या टेलीफोन के टावर, तो उनको कितना बड़ा स्पेस चाहिए होता है, वो एक सिंगल टावर, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अब विंड मिल भी ऐसी होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि एक विंड मिल यहाँ है तो एक विंड मिल 4-5 किलोमीटर दूर हो, ऐसे नहीं। तो ये विंड मिल्स भी आपस में ही कनेक्ट हो, क्यों, क्योंकि इनका जो कंबाइन होगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो कंबाइन एक जगह पे जाएगी। तो इसीलिए इन सारे विंड मिल्स को जनरेट करने के लिए हमें एक बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है। तो इसका पहला डिसएडवांटेज तो यही है, क्योंकि एक विंड मिल से तो काम नहीं चल सकता। आपके घर के आसपास भी देखिए एक टावर होगा, दूसरा टावर भी आसपास ही होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअली हम सेट कर सकते हैं। लेकिन विंड मिल को हमें सेट करने के लिए एक बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि अब क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें ढेर सारे विंड मिल्स वहाँ पे सेटअप करनी पड़ती है। विंड एनर्जी, तो फर्स्ट क्या हो गया,
लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज यूज्ड, अब क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमें एक नहीं, हमें काफ़ी अ लॉट ऑफ विंड मिल्स हैव टू बी एस्टेब्लिश, इसलिए हमें लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज यूज्ड। सेकंड वन, विंड एनर्जी हमें मिलती है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो इसका सेटअप होता है, सेटअप और इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज एक्सपेंसिव। कि जो हम सेटअप कर रहे हैं, विंड मिल बना रहे हैं, ठीक है, एक विंड मिल, दो विंड मिल, बहुत सारी विंड मिल, फिर एक ऐसा हमें हब बनाना पड़ेगा जहाँ पे सारी इलेक्ट्रिसिटी को हम कनेक्ट कर सकें इंडिविजुअल विंड मिल्स की। तो वो टोटल जो सेटअप है वो हमारे इंस्टॉलेशन, उसको सेट करने में हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। थर्ड वन, अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि अगर हमें ऋषिकेश में एक बहुत बड़ा एरिया मिल जाए, ठीक है, तो क्या हम वहाँ पे विंड मिल सेटअप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विंड मिल सेटअप करने के लिए यहाँ जहाँ हवा चलती हो, और हवा भी कैसी चलनी चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द एयर जो है वो ब्लो होती रहनी चाहिए। कि ऐसी जगह कि जहाँ मोस्ट ऑफ द ईयर हवा हमें बहती हुई मिले, ठीक है। ये नहीं जैसे आप डेजर्ट है, रेगिस्तान में है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम ये विंड एनर्जी का सेटअप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि वहाँ मोस्ट ऑफ द ईयर क्या है, उतनी हवा नहीं मिलती होगी। हो सकता है किसी किसी एरिया में मिले, तो मोस्टली हम नहीं सेटअप कर सकते। ये एक एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है। जो हमारे डैम वगैरह हैं वो आप अधिकतर देखिएगा कहाँ होते हैं, जहाँ नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि डैम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? पानी के कारण, ठीक है। या तो ऐसी जगह पे हम डैम बनाएंगे जहाँ बहुत बारिश होती हो, और अगर बारिश नहीं होती तो एटलीस्ट जहाँ हमें पानी ज़्यादा मिल सके, और वो कहाँ मिलेगा? नदियों के किनारे, इसीलिए हमारे डैम नदी के किनारे बनाए जाते हैं। तो सिमिलरली विंड एनर्जी को हम वहाँ इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ हमें साल भर में, मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर साल में 12 महीने हैं तो 10 महीने तो हमें हवा चलती हुई मिले, ठीक है, जहाँ मोस्ट ऑफ द ईयर हमें विंड अवेलेबल है, ठीक है। अब इसी से फोर्थ हमारा डिसएडवांटेज क्या हो गया? विंड हमें ब्लो करती हुई मिले, लेकिन कैसी विंड? हल्की हल्की। अब टरबाइन है, देखिए टरबाइन भी क्या है, वो एक मशीन है। टरबाइन को रोटेट करने के लिए, अब अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मेले का, जिसमें आपके पेपर वो फैन टाइप का होता है, जिसमें आप ब्लो करते हैं, अपने मुंह से भी हवा ब्लो करेंगे तो क्या वो मूव करेगा। लेकिन टरबाइन को तो अगर आप फूंक मारेंगे तो नहीं ब्लो करेगा। उसके लिए क्या होती है कि जो हमारी विंड है वो कैसे अवेलेबल होनी चाहिए? स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक। विद स्पीड कितनी होनी चाहिए? अप्रॉक्सीमेट 15 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत सारा एरिया अगर अवेलेबल भी है तो वहाँ ऐसी हवा होनी चाहिए जो जिसकी स्पीड कितनी हो? अप्रॉक्सीमेट 15 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो, ठीक है। अगर इतनी स्पीड होगी तभी जाके जो हमारी टरबाइन है वो रोटेट करेगी, ठीक है। तो साल भर की, पूरे साल भर में अप्रॉक्सीमेट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, अगर विंड की स्पीड किसी भी एरिया में इतनी होगी तो वहाँ पे हम इजीली विंड टरबाइन वो विंड मिल को आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो हमारे अभी तक विंड और वो है विंड एनर्जी है सेटअप है, वो हमारा है कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। यहाँ के जो विंड एनर्जी फार्म्स हैं ये हमें 380 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है? एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब क्योंकि लार्ज एरिया लैंड की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे भी हमारा विंड एनर्जी का सेटअप होगा विंड एनर्जी फार्म्स। वहाँ हम क्या बोलते हैं? विंड, उस एरिया को हम बोलते हैं विंड एनर्जी फार्म्स, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है।
और इंडिया में विंड एनर्जी जो फार्म्स हैं वो जो तमिलनाडु में है वहाँ वो 300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और इंडिया जो है उसकी रैंक वर्ल्ड में 5th है, यूजिंग 5th रैंक है जो विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, 5th रैंक है विंड एनर्जी को यूज़ करने में। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन है हमारी डेनमार्क की। और डेनमार्क को हम क्या बोलते हैं, कंट्री ऑफ विंड्स भी कहते हैं। ये सिर्फ आपके जीके के लिए है। तो डिसएडवांटेज हो गए थे। उसके बाद देखिए मैंने आपको विंड एनर्जी फार्म के बारे में बताया। इंडिया में जो कन्याकुमारी में हमारे विंड एनर्जी फार्म है वो सबसे बड़ा विंड एनर्जी फार्म है इंडिया का। ठीक है, वहाँ 300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इंडिया टोटल क्या है, वर्ल्ड में 5th रैंक है उसकी। ठीक है, लेकिन इंडिया में टोटल कितनी एनर्जी विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 1025। इंडिया अभी 1025 मेगावाट की विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 380 हमें कन्याकुमारी से मिलती है जो कि सबसे बड़ा विंड फार्म है। और डेनमार्क फर्स्ट रैंक है इसकी, इसको हम बोलते हैं कंट्री ऑफ विंड्स। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी चैप्टर भी है ये। दैट्स इट फॉर टुडे।